हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह की 10 बजे की आपकी क्लास होती है लैंग्वेज क्लास, जिसमें हम देखते हैं हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के तीनों के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। ओके, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग। एंड ठीक है, रिप्लाई करना स्टार्ट कीजिए लाइव चैट में। और जो लोग ये क्लास को ऑफलाइन देख रहे हैं, मतलब बाद में देख रहे हैं, 10 बजे नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो देखते हैं फिर आज का प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है वो है उत्धन लासः संधि विच्छेद में प्रयुक्त होने वाला सूत्र है कौन सा? मुनुस्वारः, तोर्लिः, इंद्रे च या स्टुनाष्टु। उत्धन लासा, जब ये बनेगा तो बनेगा उल्लास, मतलब ये त जो है वो आधा ल हो जाएगा। तो अभी मैंने थोड़ा हिंट कर दिया है आपको। और अगर आपने गेस कर लिया है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी तोरली, तो ये बिल्कुल सही है। तोरली व्यंजन संधि यहाँ पर होगी। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? सिंपल प्रश्न है पर अच्छा है। पहला, दूसरा, अन्य या फिर पहला और दूसरा दोनों? तो देखिए, अव्ययी भाव समास का सूत्र ही रहता है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। ठीक है, तो इसमें पूर्व पद यानी कि पहला वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है, क्योंकि जब इसका हम विग्रह करते हैं तो पूर्व पद जो पहला पद हालांकि अव्यय होता है हमेशा, तो अव्यय जो होता है उसमें उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। इस वजह से पहला पद ही इसमें प्रधान होता है और इसके सूत्र के अनुसार भी पूर्व पद प्रधान होता है। मूछ को संस्कृत में क्या कहते हैं? वदनम, भ्रूह, श्मश्रुः या फिर उरह? मूछ, मॉस्टैच इन इंग्लिश। तो चलिए देख लेते हैं, इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जितने भी लोगों ने सी गेस किया था तो बिल्कुल सही है, अगर तुक्का भी लगाया था तो सही है। वनौषधि, इस शब्द में संधि होगी क्या? दीर्घ, वृद्धि, यड़ या अयादि? पहचान बताई है कई बार, ए की मात्रा, औ की मात्रा कुछ लगी है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संधि हो जाएगी, स्वर संधि। एचो अयाव यावह, ठीक है। ये सूत्र जो है कौन सी संधि का है? ऑलराइट, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, तो वो हो जाता है अयादि संधि का। काफ़ी ये फेमस जो है सूत्र भी है और संधि भी है। छंदोबद्धता किसकी होती है? नाटक की, गद्य की, कहानी की या पद्य की? किसमें छंद, सिंपल आप इतना समझ लीजिए कि राइमिंग किसमें होती है, छंद का प्रयोग किसमें किया जाता है, बस इतना ही आप समझ लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो बिल्कुल पद्यों में होती है, पद्यांश जो होते हैं, पद्य होते हैं, उनमें होती है। नाटक, कहानी एंड गद्य में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीता दुग्धम घृतम मतनाति, इस वाक्य में दुग्धम में कौन सी विभक्ति हुई है? अब मैं आपको इसे अपनी भाषा, सरल भाषा में समझाती हूँ कि सीता वो करता है, वो काम कर रही है, ठीक है, वो क्या कर रही है, दूध को मथ रही है घी के लिए, कि उसमें से घी निकल जाए, ठीक है, ऐसा घी निकालने के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल मैंने जैसा कि हिंट कर दिया है आपको, कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन नंबर बी सही होता है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है दुग्ध में। यहाँ पे लगी है, सीता मथ रही है, किसे मथ रही है? दूध को मथ रही है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, सॉरी। स्वाहा पद का प्रयोग किस कारक में होता है? अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, करण कारक? तो यहाँ पे जो सही होगा आपका, स्वाहा के योग में मैंने कई बार बताया, आपकी चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति पे संप्रदान कारक आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। भू धातु में कत्वा प्रत्यय का योग करने पर क्या रूप बनेगा? आसान प्रश्न, ये फटाफट से आपको बन जाएगा। तो ठीक है, बिल्कुल सही आपका। तो आज शेष बचता है ना कत्वा में, तो आपका भूतवा हो जाएगा। मुद्रा राक्षस ग्रंथ के रचयिता कौन है? विशाख दत्त, कालिदास, जयदेव या भास? तो
ये आसान सा है आपका, इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है और आपका ये जीके में भी आ जाता है, प्लस आपका संस्कृत साहित्य में भी आ जाता है। विशाख दत्त इसका करेक्ट आंसर है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ के रचयिता है। अगर भूल जाता है तो समझ लीजिए राक्षस वर्ड है, और राक्षसों के ये विशाख को आप विशाल समझ लीजिए, मतलब बड़ा, और दत्त मतलब दांत। राक्षसों के दांत जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, याद रखिएगा थोड़ा सा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, हिंदी से है। प फ ब भ म ये व्यंजन होते हैं कैसे? दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य, कंठ्य। प फ तो काफ़ी आसान है, आप जब इसे बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं तो ओष्ठ से इसका उच्चारण जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो सही हो जाता है। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता? ध्यान रखिएगा, भक्ति रस का आलंबन कौन नहीं हो सकता है वो बताना है। देवता, पुत्र, गुरुजन या ईश्वर? तो भक्ति हम देवता की कर सकते हैं, गुरुजन की कर सकते हैं, ईश्वर की कर सकते हैं। पुत्र नहीं होगा इसमें, पुत्र के लिए वात्सल्य रस जो है वो आ जाता है, प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। मीन का पर्यायवाची शब्द है क्या? सिखी, शापक, विभावरी या फिर मत्स्य? मीन, मीन मतलब इंग्लिश वाला मीन नहीं, हिंदी वाला मीन मतलब मछली, मछली का और क्या पर्यायवाची होगा? मत्स्य। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे एक शब्द लिखा है जो मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, आपको खुद देखना है, क्योंकि ये शुद्ध वाला शब्द है, वर्तनी वाला क्वेश्चन है, तो आपको खुद देखना है और बताना है इसका शुद्ध रूप इनमें से क्या होगा। एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है, कर दिया करिए। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। घनिष्ठता बोलने की कोशिश हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जाएगा। इस तरह से लिखा जाता है, ना कि इस तरह से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए, यानी कि वो सर्वनाम जो उत्तम पुरुष में है। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इससे, इन्होंने। उत्तम पुरुष में कौन सा है? ये तो आप संस्कृत में भी पढ़ते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। बिल्कुल आपका सही उत्तर है। आपका उत्तम पुरुष अपने लिए होता है, तो मैं, हम, ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका वो प्रथम पुरुष हो जाता है, ये आपका मध्यम हो जाता है, और ये वाला आपका उत्तम हो जाएगा। कटोरे भर उसने खीर खाई, वाक्य में अनुबंध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? अच्छा प्रश्न है ये। कटोरे भर उसने खाई, अब हिंदी व्याकरण से प्रश्न आएंगे तो इसी टाइप के आएंगे, कुछ ऐसा अलग से नहीं आएगा। तो यहाँ पे अनुबंध संबंध बोधक अव्यय जो है वो है भर। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। उसने कटोरे भर उसने खीर खाई, यानी उसने खीर तो खाई है, ठीक है, क्या खाई है? खीर खाई है, कटोरे में खाई है, लेकिन कटोरा भर के मतलब कटोरे भर वर्ड जो है वो दर्शा रहा है कि पूरा एक कटोरा फुल उसने जो है खाई है खीर। हाथी आता है, इस वाक्य को बहुवचन में आप बदलेंगे तो क्या आएगा? हाथियों आता है, हाथी आते हैं, हाथिये आती है या हाथे आते हैं? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हाथी जो होता है उसका पर्याय बहुवचन शब्द भी हाथी ही बनता है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हाथी आते हैं। क्योंकि बहुवचन है तो हमें हैं लगाना है, आता की जगह आते लगा देना है, बाकी हाथी का हाथी ही रहेगा। कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कूल का अर्थ क्या होता है? ये भी आपके ग्रामर मतलब व्याकरण में एक चैप्टर रहता है जिसमें संस्कृत शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, वो हम देखते हैं। गर्म किनारा, खूंटी, नैपुण्य, कूल का अर्थ। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, किनारा। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या बनेगा? गहराई, गहराना, गहराई, गहरा। और उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, गहराई। अवलंब, अविलंब, इन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? मतलब ये जो पहला वाला अर्थ है वो इसका होना चाहिए अर्थ, और ये दूसरा वाला इसका अर्थ होना चाहिए। सहारा, शीघ्र, शीघ्र सहारा, आश्रम, देर या सहारा, देर। तो अविलंब मतलब तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि शीघ्र ही होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? ए सही हो जाएगा। अविलंब मतलब होता है कोई सहारा, तो ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाता है। चलिए आ जाते हैं अभी इंग्लिश पे। आज इंग्लिश की जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे हैं और आपको पसंद आएंगे। तो जो आज का पहला प्रश्न है उसमें आपको यहाँ पे फिल करना है डिटरमाइनर क्या आएगा। वी मस्ट बी क्विक, वी हैव ब्लैंक टाइम, इनफ, लिटिल, फ्यू और सम। अपनी कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा। वी मस्ट बी क्विक, हमें मतलब जो भी कर रहे हैं वो बहुत फटाक से करना है, जल्दी से करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय जो है वो क्या है, पर्याप्त है, थोड़ा है, कुछ है या फिर कुछ है। हिंदी में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा समय है इसलिए हमें जल्दी करना है। जाहिर सी बात है, जब पर्याप्त समय होगा तो हम इतना जल्दी इसे क्यों कोई भी काम क्यों करेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाता है, लिटिल। वी हैव लिटिल टाइम। और टाइम जो है वो ऐसा हम काउंट नहीं करते हैं फिंगर्स पे, इसलिए उसको हम लिटिल लिखते हैं, है ना। हम आवर्स काउंट कर सकते हैं, मिनट काउंट करते हैं, लेकिन हम जब ओवरऑल में बोलते हैं समय की, बस सिर्फ समय वर्ड बोलते हैं तो उसके साथ हमें लिटिल ही यूज़ करना है। हुर्रे, we have won the match. In this sentence, hurrah is what? Conjunction, preposition, interjection, adverb. कुल मिला के ये शब्द जो लिखा है वो क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। चिन्ह भी लगा हुआ है तो आसान है इसको समझ पाना। ये जो है इंटरजेक्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही होता है। नाउ अगला जो प्रश्न है वो है, इसमें देख लेंगे। द फायर ब्लैंक डेंस स्मोक, क्या आएगा? आग है, द फायर, इसका मतलब आपको पता है आग। डेंस स्मोक मतलब जो बहुत ही ज़्यादा धुआं नहीं होता है, एकदम घना सा धुआं होता है, कुछ भी ऐसे दिखाई नहीं पड़ता इधर उधर, कुल मिला के ज़्यादा धुआं, है ना। तो आग से ज़्यादा धुआं निकल रहा है, आग जो है वो बहुत धुआं दे रही है। ठीक है, यू क्या यूज़ होगा? गिव ऑफ, गिव अवे, गिव आउट और गिव अप। चलिए ठीक है, तो अगर गेस किया, देखिए आग से धुआं निकल रहा है मतलब आग जो है वो धुआं दे रही है, बाहर दे रही है। ऑप्शन नंबर सी सही आएगा, गिव आउट। इसके साथ यही यूज़ होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब ही है। गिव आउट अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी चीज़ें। गिव आउट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ बाहर तरफ देना, कोई भी चीज़ डिस्चार्ज करना, जैसे कि लाइट, हीट या रेडिएशन या वेपर, स्मेल, इन सब के फॉर्म में। ठीक है, जैसे किसी से अगर खुशबू निकल रही है, किसी से रेडिएशन निकल रहा है, भाप निकल रही है, लाइट निकल रही है, तो हम वहाँ पे ये फ्रेजल गिव आउट एक्चुअली यही यूज़ करते हैं। अभी देख लेंगे हम यहाँ पे एक्टिव फॉर्म बताना है, पैसिव वॉइस में लिखा है, एक्टिव वॉइस में बताना है। द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन। वॉइस से प्रश्न आता है, इनडायरेक्ट स्पीच जो आपका नरेशन वाला पोर्शन होता है उससे प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सी होगा, द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल। क्योंकि बीइंग लगा है तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा जब एक्टिव वॉइस में बनेगा तो कॉन्टीन्यूअस टेंस ही जाएगा। इज लगा है, इससे समझ में आ रहा है कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में ही जाएगा। द मैसन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। ठीक है, टेंस इज बीइंग है तो हमने इज लगा दिया, और हमेशा कॉन्टीन्यूअस टेंस बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगेगी, तो आपको यही लगाना है। अब क्या बनाया जा रहा है, वॉल बनाया जा रहा है। ये यहाँ सब्जेक्ट था, हमने उठा के इसे रखा ऑब्जेक्ट की जगह पर। और ये हर बार मैं आपको पूरा रूल बता देती हूँ ताकि आपका अगर आप कुछ भी मिस हुआ हो या फिर आपने कोई भी क्लास नहीं भी देखी हो तो आपको समझ में आए हर एक क्वेश्चन। Identify the figure of speech of the following sentence. Oh my love is like a red red rose. कौन सा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार है, फटाफट से देख लीजिए। सिमले, मेटाफोर, हाइपरबोल, एलिट्रेशन। तो यहाँ पे सिमले है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसको हिंदी में आप उपमा अलंकार बोलते हैं ना, वही, जिसमें दो हम एकदम अलग अलग चीज़ों की तुलना करते हैं। और जनरली इसका सबसे बड़ी पहचान जो है इस वैसे इसमें एज, लाइक, सो, देखिए यहाँ लाइक यूज़ हुआ ना, इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं समानता दर्शाने के लिए। तो इसमें भी बोला जाए ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, यानी जो मेरा प्रेम है वो बिल्कुल एक लाल रंग के फूल, गुलाब के फूल जैसा है। तो उसके जैसा है, हालांकि
प्रेम एक अलग चीज़ है और फूल एक अलग चीज़ है, ये एक भावना है, और जबकि ये एक वस्तु है जिसको हम नाउन कह सकते हैं, एक नाउन है। तो दोनों की तुलना को लाइक का वर्ड यूज़ करके की गई है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सिम्पली जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। ये आपको बेसिकली 12th क्लास की, अगर आप एमपी में पढ़ रहे हैं, एमपी बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं, तो आपको 12th की भी इंग्लिश में शायद ही मिले, क्योंकि अब के सिलेबस में इंक्लूड हुआ हो तो आई कांट से, क्योंकि अभी मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है, बट पहले के सिलेबस में इंक्लूड नहीं था। ठीक है, नाउ देख लेंगे अभी नेक्स्ट। आई रिस्पेक्ट द बिलीव्स ऑफ माई एस्ट्रोलॉजर, द अंडरलाइंड वर्ड इज वॉट? अ नाउन, एन एडवर्ब, एन एडजेक्टिव, अ पार्ट ऑफ द वर्ब। बिलीव्स क्या है यहाँ पे? यहाँ पे वो विश्वास रखने वाले बिलीव की बात हालांकि वैसे नहीं हो रही। इसका मतलब ये होता है कि जो मेरे एस्ट्रोलॉजर्स, हम लोग के, मतलब मेरे पर्सनल नहीं है, सभी के हैं, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ठीक है, उनकी जो भी मान्यताएं हैं, उनका जो भी मानना है, उस पर उसकी मैं सम्मान करती हूँ या करता हूँ, वट ये यहाँ पे सेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आस्था की बात हो रही है, भरोसा या भावना की बात हो रही है, जो भी उनका मानना है, जो भी उनकी आस्था है, उसकी बात हो रही है। तो इस वजह से ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एंटोनीम फॉर एम्बिग्यूअस? ओके, एंटोनीम बताना है, विलोम शब्द बताना है। शाब्दिक अर्थ यहाँ पे मैं बताऊंगी, संदिग्ध इसका जो है शाब्दिक अर्थ होता है, जो क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो। ओफो, मैंने आंसर बता दिया। ठीक है, गेस कर लीजिए फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, क्लियर। इसका विलोम शब्द, जैसा मैंने कहा कि जो क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो, उसको कहते हैं ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका अपोजिट होगा। हु वन सेक्रीफाइसेस फॉर एनी गुड कॉज इज अ वॉट? जो किसी अच्छे कारण से त्याग करता है, बलिदान देता है, वो क्या कहलाता है? जो ऑप्शन आपके सामने हैं उनमें से सत्य अथवा धर्म के लिए जो अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जाता है, वो शहीद कहलाते हैं। और अभी हाल ही में चाइना ने जो अटैक, मतलब चाइना के साथ जो भी झड़प हुई थी, इसमें हमारे 20 जो है जवान शहीद हो गए थे। उनको श्रद्धांजलि हम सबकी तरफ से। और दुखद घटना। फिलहाल अगला प्रश्न देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बिलो। देखिए, ए जो है यहाँ पे कुछ नाम नहीं लिखा है, ए बी कर दिया गया है। ए ने कहा आई अटेंड स्कूल एवरी डे, मतलब मैं जो है स्कूल रोज जाता हूँ, रोज अटेंड करता हूँ। तो बी ने कहा ही सेड दैट ही ब्लैंक स्कूल एवरी डे। अब बी जो है वो ए की ही बात को बताना चाह रहा है किसी सी से, थर्ड पर्सन से, कि उसने कहा, उसने किसने? ए ने कहा, उसने कहा कि वह स्कूल रोज अटेंड करता है, करता था, ये मुझे नहीं पता, ये आपको बताना है। अटेंड्स और अटेंडेड, वॉज अटेंडिंग, इज अटेंडिंग। ये है आपका नरेशन का क्वेश्चन, लेकिन पूछने का तरीका एकदम थोड़ा अलग है। चलिए देख लेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न का सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अटेंडेड, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस की घटना है, वो बता रहा है, वो बाद में किसी को बता रहा है। ही सेड, उसने कहा, दैट ही। तो यहाँ पे आपको पास्ट टेंस का यूज़ करना है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस में बदलते हैं। ये रूल है जो कि मैं कई बार रिपीट भी कर चुकी हूँ, फिर भी करती रहूँगी हमेशा रिपीट, ताकि भूल गया तो वो रिवाइज होता रहे। अगला देख लेते हैं फटाफट से, यहाँ पे क्या आएगा। व्हेन सी वाटर ब्लैंक टू इवेपोरेट, साल्ट क्रिस्टल्स आर डिपॉजिटेड। जब समुद्र के पानी को एक जगह इकट्ठा होने दिया जाता है, तो जो है नमक के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कलेक्ट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, तो ये थोड़ा थोड़ा इसका जो सेंस था मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी आपको इसका आंसर गेस करना है। एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, क्योंकि पता नहीं, जब भी मैं एनालिसिस देखती हूँ तो तब मुझे समझ में आता है कि मोर देन 50%, 60% से भी ज़्यादा मेरे लर्नर्स हैं जो वीडियोस तो देखते हैं, ऐसा नहीं कि वो वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्रिप्शन, जो भी बिल्कुल फ्री होता है।
एंड इतना ज़्यादा मैं वीडियो भी अपलोड नहीं करती हूँ कि डेली आपको नोटिफिकेशन से प्रॉब्लम होगी, जो एक दो करती हूँ उसी के नहीं जाते, तो प्लीज़ कर लीजिए ना। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है, जो फैक्ट है, मैथमेटिकल है, साइंटिफिक है, ऐसी हैबिट है, नेचर है, ऐसी चीज़ों को दिखाने के लिए हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, इज़ अलाउड। इसका यूज़ हम रख करेंगे व्हेन सी वाटर इज़ अलाउड टू इवेपोरेट, सॉल्ट क्रिस्टल्स आर डिपॉजिटेड, एंड दैट्स इट। ठीक है, सो ये आज की क्लास थी। आई जस्ट होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।